Good morning, students. On yesterday we have seen colligative property. That property of solution is depends on the number of particles and is independent of their nature is known as colligative property. These are of four types, that is relative lowering in vapor pressure and elevation in boiling point, depression in freezing point और लास्ट में एक था आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। यही चार पढ़ना था, जिसमें हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देख चुके थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी देख चुके हैं। ठीक है, व्हेन द नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज एडेड टू द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सम ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल बी एंगेज्ड इन होल्डिंग द सॉलिड मॉलिक्यूल्स व्हिच विल नॉट इवेपोरेट। ठीक है, thus there is lowering in vapor pressure which causes elevation in boiling point. What is boiling point? So the temperature at which vapor pressure of the liquid becomes equal to atmospheric pressure is known as its boiling point. Since on addition of non-volatile solute it lowers vapor pressure, due to which if we have to increase its pressure equal to atmospheric pressure, ठीक है, then it must be heated, that the extra amount of heat which is provided to the solution, ठीक है, to achieve the atmospheric pressure is known as elevation in boiling point. तो हम ये पढ़ चुके थे। उसमें हम लोग का जो कांस्टेंट आया था के भी आया था, जिसको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहे थे। और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या था आपका? तो it is elevation in boiling point produced by dissolving 1 mole of solid in 1 kg of the solvent। ठीक है, तो उसको हम लोग बोले थे एलिवेशन, ये क्या कहा जाता है, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। लेट अस स्टडी नाउ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए, ये फ्रीजिंग पॉइंट कहते किसको हैं? तो फ्रीजिंग पॉइंट दैट टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कोएग्जिस्ट। ठीक है ना, तो कोएग्जिस्ट करने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम में होगा, सॉलिड स्टेट भी है उसका, लिक्विड स्टेट भी, और दोनों का वेपर प्रेशर जो होगा इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। दैट वेरी टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट ही मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो आइए सबसे इसको मैं एक दूसरे स्टाइल में इसको समझाने की कोशिश करूंगा, तब ग्राफिकल मेथड से मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे देख लो, तुम्हारा सॉल्वेंट है, ठीक है, ये सॉल्वेंट तुम्हारा सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, और ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम में होगा, किसके साथ? सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट के साथ। दोनों को एग्जिस्ट करेगा जिस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को हम लोग इसका मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, ये क्या कहा जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। तो ये लिक्विड हो गया, या लिक्विड सॉल्वेंट, ये भी सॉल्वेंट है लेकिन लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, और ये सॉलिड फॉर्म में है। तो दैट टेम्परेचर एट व्हिच its solid state and liquid state coexist and their vapor pressure are equilibrium is known as freezing point. But suppose you have added solute, आप जो है से solute ऐड कर दीजिए, solute, तो solute ऐड कर देंगे तो क्या होगा? It will be dissolved in liquid solvent, यह liquid solvent में dissolve हो जाएगा। Now some of the solvent molecule will be engaged in holding the solid molecules, they will not evaporate. Consequently, there is lowering of vapor pressure in liquid solvent. तो इधर तुम्हारा लो प्रेशर बन गया और इधर हाई प्रेशर बन गया। ठीक है, मतलब कि इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब। जब इधर लो प्रेशर है, इधर हाई प्रेशर है, ठीक है, तो रेट ऑफ मेल्टिंग बढ़ जाएगा दोनों तरफ प्रेशर बढ़ाने के लिए। तो देखो एरो हम छोटा बड़ा कर दिए। ठीक है, ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, और ये तुम्हारा सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में है, ये तुम्हारा सॉल्यूशन है, ये लिक्विड स्टेट में है, सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो होगा आपका, ये सिंस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन साइड डिक्रीजेज ड्यू टू व्हिच ना रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इधर इस तरह से इधर इंक्रीज करने लगेगा, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। इधर लो प्रेशर बेल्ट है, इधर हाई प्रेशर बेल्ट है। नाउ द सॉल्वेंट व्हिच इज इन सॉलिड स्टेट विल स्टार्ट टू मेल्ट,
और ये मेल्ट होने लगेगा। इफ यू वांट टू प्रिवेंट द मेल्टिंग ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, जो कर लीजिए सॉल्यूशन कह लीजिए, चूंकि इसमें सॉलिड डाल चुके हैं, देन वी हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर। दिस डिक्रीज इन टेम्परेचर इज नोन एज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसी को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो when the solid particle, actually the solvent in solid state and liquid state coexist and their vapor pressures are in equilibrium, that very temperature is known as freezing point. But when the solute is added, then it decreases the vapor pressure of the liquid solution. Therefore the equilibrium is disturbed and the solid solution will start to melt. If you have to prevent its melting, ठीक है, टेम्परेचर शुड बी डिक्रीज्ड। ठीक है, मेल्ट करने से इसको डिक्रीज कराना होगा। दिस डिक्रीज इन टेम्परेचर इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, आइए ग्राफिकल मेथड से देखिए। ये सॉल्वेंट हो गया आपका। ठीक है, सॉल्वेंट इधर आपका लिक्विड फॉर्म में है, ये आपका फ्रोजन सॉल्वेंट है, दोनों को एग्जिस्ट कर रहा है इस टेम्परेचर पर। किस टेम्परेचर पर को एग्जिस्ट कर रहा है आपका, देखिए इस टेम्परेचर TF। ठीक है, तो TF आपका इस प्रेशर पे को एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस टेम्परेचर को हम लोग कह दिए क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। बट व्हेन द सॉल्यूट इज एडेड इट्स वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। ठीक है, और देखिए ये वेपर प्रेशर इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, तो वेपर सॉल्यूशन का ग्राफ क्या आएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब जो यहाँ मिल रहा था वो जाकर यहाँ को एग्जिस्ट करने लगा यहाँ, तो यही टेम्परेचर जो हो गया, क्या हो गया आपका, सॉल्यूशन का ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, लोअर होगा। हायर कौन हो गया, TF। ठीक है, तो हायर हो गया आपका TF जो है से हाई हो गया, और लेस हो गया आपका T0F प्योर सॉल्वेंट। TS हम कर देते हैं आसानी से, हमको समझाने में आसानी होगा। ठीक है, TS कर दिए सॉल्यूशन के लिए, TF कर दिया हम लोग प्योर फॉर्म के लिए, सॉल्वेंट फॉर्म के लिए। ठीक है, अब देखो होता क्या है यहाँ पर कि ये ज्यादा है, तो ज्यादा में से हम लोग माइनस करेंगे, तो जो चेंज इन ये फ्रीजिंग पॉइंट था उसको हम लोग निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका, TF ज्यादा है, ठीक है, माइनस TS आपका कम है। ठीक है, तो इस ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी के होता है। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोललिटी का। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट रिड्यूस कर दिए, KF हो गया, यही हो गया मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, M जहाँ हो गया मोललिटी। ठीक है, तो मोललिटी क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में जो डिजॉल्व होता है उसी को हम लोग मोललिटी कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अब यहाँ से KF का डेफिनेशन पूछ सकता है। ठीक है, तो KF के लिए हम डेफिनेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इफ M बराबर 1, और M बराबर 1 कब होगा, जब 1 मोल सॉल्यूट का 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया हुआ तब भी होगा। तब इस केस में क्या हो जाएगा, डेल TF इज इक्वल टू आपका KF, अगर M का वैल्यू 1 हो जाए तो। अर्थात मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट is equal to depression in freezing point produced by dissolving 1 mole of solute in 1 kg of the solvent। ठीक है, तब इसको हम लोग मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, and it depends on the number of mole, therefore depression in freezing point is a colligative property। It is also हाँ, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट का ही दूसरा नाम है मोलल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और सिंपली क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। This method can be used to calculate the molecular mass of the solute। ठीक है, molecular mass of solute हम लोग कैलकुलेट करने इसका यूज कर सकते हैं। यही आपका सॉल्वेंट लिक्विड हो गया, और ये सॉल्वेंट सॉलिड के साथ इक्विलिब्रियम में था, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में बदल जाएगा, और सॉल्यूशन जब बदलेगा तो उसका देयर विल बी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये डिप्रेशन कह रहे हैं। सबसे पहले तो वेपर प्रेशर लोअर होगा, तो वेपर प्रेशर जो लिक्विड साइड है इधर के कम हो जाएगा, और प्रेशर इधर लो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर कम है तो।
ठीक है। तो ये होगा क्या, ये मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हायर से लोअर बेल्ट की तरफ जाता है। ठीक है, अगर प्रिवेंट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। इसी डिक्रीज इन टेम्परेचर को क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, अगर इफ एम बराबर 1 मोल तो डेल टी एफ बराबर के भी हो गया आपका, यानी कि द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड ऑन डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मैथमेटिकली के एफ इज इक्वल टू 0.02 टी नॉट स्क्वायर अपॉन एल एफ जहाँ क्या हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया। ठीक है, और टी नॉट क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। किस चीज के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, इसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे। देखो यहां पर हम लोग एसपीएम लगा दिए, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इधर हम लोग ले लिए सॉल्यूशन, इधर क्या ले लिए, सॉल्यूशन, और इधर ले लिए सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसे हो गया, जैसे यूरिनरी ब्लडर हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, पर्चमेंट पेपर हो गया, ये सब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, दे अलाउ ओनली द सिलेक्टेड थिंग्स टू पास थ्रू इटसेल्फ। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ही सॉल्यूशन और सॉल्वेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होगा तो इधर वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है और इधर वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, क्योंकि सॉलिड भी मिला हुआ है। तो फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट विल स्टार्ट फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू solution side through the semi permeable membrane. This is known as osmosis. ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है कि जैसे हम लोग सोल्यूट और ये सॉल्यूशन और सॉल्वेंट रखे थे, तो इधर हो गया आपकी एसपीएम है आपका, और इधर सपोज कि हम सॉल्यूशन रख लिए, और इधर आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन और इधर हो गया हम लोगों का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा होता है, सॉल्वेंट कम होगा, मतलब कि सॉल्वेंट इधर कम है, इधर सॉल्वेंट ज्यादा है, तो वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो इधर से इधर होने लगेगा। ठीक है, तो कैसे डिफाइंड हो जाएगा ऑस्मोसिस, इट इज ए प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू solution side or movement of solvent from dilute solution toward the concentrated solution through the semi-permeable membrane. Then this is known as osmosis, and the pressure which is required to just stop the osmosis is known as osmotic pressure. और ये इसको रोकने के लिए जो अप्लाइड करते हैं हम लोग प्रेशर, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल दिए, ऑस्मोटिक प्रेशर कह दिए। ठीक है, आइए एक बार अब इस डायग्राम को समझिए आप। तो देखो ये तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इधर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इसमें डाला हुआ है, तो इधर सॉल्वेंट कम हो गया, इधर सॉल्वेंट ज्यादा है ना, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है से मूव कर जाएंगे किधर, ग्लूकोज के सॉल्यूशन के तरफ। तो इसी प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस करते हैं। Osmosis, the flow of solvent through a semi-permeable membrane from solvent side to solution side. Semi-permeable membrane क्या है, तो selective permeable membrane to solvent alone, सिर्फ solvent को पास करने के लिए अलाउ करता है। When the copper ferrocyanide membrane is copper ferrocyanide membrane is one of the best semi-permeable membrane and it is man-made semi-permeable membrane. कॉपर सल्फेट ले लो और आयरन हेक्सासाइनो
पोटासियम आयरन, पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट ले लो, दोनों को मिक्स कर दो तो ये कंपाउंड मिलता है, ठीक है, जिसका आयुपैक नेम हो जाएगा कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 है, इधर आपका 2 दूनी के 4 है, 2 हो जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये जो मेम्ब्रेन, ये जो कंपाउंड बन रहा है यही है कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है, यही आपका मैन मेड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। चलिए डायग्राम देखिएगा ध्यान से, एनिमेटेड है, एनिमेशन है, इधर आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, इधर आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है, ये दोनों तरफ से पैक किया हुआ है, इस पर हम लोग प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से देखिए एनिमेशन, there is a movement of solvent particle from dilute solution toward the concentrated solution through the semi-permeable membrane, ठीक है, and the pressure required to stop the osmosis is known as osmotic pressure। देखिए इसको ध्यान से, जो एक्स्ट्रा प्रेशर हम लोग दे रहे हैं इसको रोकने के लिए, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कह देते हैं। द प्रेशर रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हाउ, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल पर भी है, ये भी डिपेंड करता है, इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड, हाँ ठीक है, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को भी यूज करके मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे देखिए, हाँ अब आइए, वांट ऑफ स्टडीड ऑस्मोटिक प्रेशर of dilute or ideal solution and conducted that gas laws are applicable to ideal solution as well। ये हो गया आपका पाई यानी प्रेशर, ये हो गया सी कॉन्सेंट्रेशन, आर हो गया, और ये टी हो गया, सी जहां मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो गया, आर गैस कांस्टेंट हो गया, एंड टी टेम्परेचर हो गया। देयरफॉर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, ठीक है, प्रेशर जो होगा कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और ये उसके लिए फार्मूला हो गया है CRT। कैसे आता है, तो प्रेशर जो होगा कॉन्सेंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर तो आपको गैस कांस्टेंट की तरह आ जाएगा आपको, तो इससे हम लोग मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ बनता है कि व्हिच मेथड ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज बेटर मेथड टू कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ड मेथड है, क्यों, एक तो ये रूम टेम्परेचर पर ऑपरेट होता है, एप्रिसिएबल डाटा इसका आता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हम लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि बॉइलिंग टेम्परेचर पर बहुत सारे ऐसे चीज होंगे जो आपको डिकम्पोज कर जाएंगे, इसलिए हम लोग बॉइलिंग टेम्परेचर पर नहीं लेते हैं, लो टेम्परेचर पर लेते हैं, ठीक है। कंडीशन फॉर गेटिंग accurate molar mass, non-volatile solute, dilute solution not undergoing either association or dissociation। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए कंडीशन में बता चुका हूँ, solution should be very dilute, it contains non-volatile solute, ठीक है, the solute neither associate or dissociate with the solvent molecules, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। अब आ जाइए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और एबनॉर्मल मोलर मासेज, ये हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो देखो जैसे सोडियम क्लोराइड ले लो, पानी में डाल दो, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यह शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए कंडीशन था, क्या कंडीशन था, कि इट नाइदर एसोसिएट नॉट डिसोसिएट विद द सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स। लेकिन NaCl को पानी में डालने से Na+ अलग हो जाएगा और Cl- क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो अगर हम मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करने में होगा आपका क्या, कि चाहे तो Na+ के चलते निकल जाए या Cl- के चलते एटॉमिक वेट निकल जाए, क्लोरीन के चलते होगा तो 35.5, उससे थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, और अगर सोडियम के चलते हो जाएगा तो 23 ग्राम आ जाएगा।
इसीलिए यहाँ पर आपको फिक्स का मतलब कहा जाता है कि रहना जरूरी है। ठीक है, तो हाँ, तो मोलकुलर जहाँ पर हम लोग को डिसोसिएशन हो रहा है तो मोलकुलर वेट घट रहा है। अगर वहीं पर मोलकुलर एसोसिएशन हो जाए, जैसे हम लोग एसिटिक एसिड ले लिए तो वाटर में जाने के बाद ये डाइमराइज कर जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो डाइमराइज कर जाएगा तो क्या कहा जाता है, निकालने चले थे मोलकुलर वेट 1 का तो निकल रहा है 2 का, तो बढ़ा हुआ मोलकुलर वेट प्रतीत होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया स्लाइड आपका, ये भी समझा दिए। हाँ, तब ऐसे केसों में हम लोग वांट ऑफ फैक्टर निकालते इंट्रोड्यूस करते हैं। कैसे केस में, तो जब आपका ये हो वोलेटाइल, ये आपका क्या कहा जाता है, आयोनाइजेबल इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया हो और कंप्लीटली आयोनाइज कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, जैसे KCl है तो KCl को आयोनाइज कीजिएगा तो K प्लस और Cl माइनस में जाएगा। ठीक है, तो ये K प्लस और Cl माइनस के यहाँ पर I का वैल्यू वांट ऑफ फैक्टर यहाँ पर हो गया कितना, 2 हो गया। वांट ऑफ फैक्टर I इंक्लूड द इक्वेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसमें हम लोग करते क्या है कि जो आपका I है I फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई को हम लोग वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो आई को हम लोग वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। तो जैसे कहीं पे मोलकुलर वेट बढ़ रहा है तो कहीं पे मोलकुलर वेट घट रहा है। ठीक है, तो इसके रेशियो के ही हम लोग वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। और वांट ऑफ फैक्टर डेल टीवी बराबर आई के बी एम हो जाएगा, डेल टी एफ बराबर आई के बी एम हो जाएगा, पाई बराबर हो गया आई सी आर टी हो गया ना। तो यही हम लोग को नॉर्मल मोलकुलर मास के लिए फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और यही हो गया आई का वैल्यू। आई क्या है आपका, वांट ऑफ फैक्टर नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जस्ट उल्टा हो जाएगा, और इट इज इक्वल टू 1 फॉर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इट इज ग्रेटर देन 1 फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखो यही ना है तुम्हारा आई, यहाँ हो गया मोलर मास, ये हो गया तुम्हारा एबनॉर्मल मोलर मास। तो होगा क्या, जैसे मोलिकुलर डिसोसिएशन हो गया तो ये वाला वर्ड घट जाएगा, वेट घट जाएगा तो आई ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आई इज ग्रेटर देन 1 कब, किसके लिए, तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो गया। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहता, जैसे शुगर हुआ चीनी हुआ, तो डिकम्पोज करेगा ही नहीं, तो आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा भी होगा कि लेस देन 1 हो सकता है, किस केस में, मोलिकुलर ये मोलिकुलर एसोसिएशन के केस में। जैसे एसिटिक एसिड लीजिए पानी में डाल दीजिए तो एसोसिएट हो जाएगा एक दूसरे से ना, तो इसी को हम लोग मोलिकुलर एसोसिएशन कहते हैं। इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, बस आज इतना ही, अटेंडेंस लेने दीजिए तब जाइएगा। तबीयत ठीक नहीं है बेटा थोड़ा सा।